बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरासत सलीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर हुसैन। इनकी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके ऊपर इनकी अच्छी खासी गिरफ्त है। सीनियर प्रोड्यूसर हैं और मेरे साथ ऑफिस में कोलीग हैं। इकट्ठे हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल स्टोरीज के ऊपर इनकी गिरफ्त है, तो आज उसी सिलसिले में इनसे मैं गुफ्तगू करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि मिडल ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसराइल का जो गजा के ऊपर 2023 अक्टूबर से लेकर और अब 2024 का अक्टूबर आ गया है, आने वाला है, और एक साल इस जंग को हो गया है। इसराइल ने गजा के ऊपर जो अटैक किया, जो नस्लकशी जारी है, उसका सिलसिला अब गजा से होते हुए लबनान तक वो वसी तर करता जा रहा है। तो इस पर जो है वो बात करेंगे कि जो इतनी बड़ी जंग एक साल हो गया है और इसके अंदर इतनी जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं मुसलमान, तो ओआईसी क्या कर रही है और अब तक कितनी तादाद, जो एग्जैक्ट फिगर हैं जो शहादतों के हैं, वो क्या फिगर है? बहुत बहुत शुक्रिया फरासत, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जी, तो तकरीबन गजा के अंदर, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया मगरबी दुनिया से जो खबरें आती हैं, तकरीबन लैंसेट की रिपोर्ट है मेरे पास, ये जुलाई की है। अब तक 2 लाख से जायद शहादतें हुई हैं जो इसराइल की जेनोसाइड जारी है गजा के अंदर। और उसके बाद अब 7 अक्टूबर जो वो कहते हैं कि हमारा 9/11 है, 7 अक्टूबर 2023, और साल होने के करीब है, और इसका दायरा अब वो ले जा रहे हैं लेबनान तक। अब वो लेबनान पे भी उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। अब सवाल ये होगा कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो सवाल उनका शायद ख्याल ये था कि हम इस जंग को जल्दी लपेट देंगे, गजा को खत्म कर देंगे, हमास को वहां से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि जो नेतन्याहू है, जो इसराइल के जो वजीर आज़म है, जो बुचर हैं, वो उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल भी है। फिर तीसरी बात यह है कि जो ज़ायनिस्ट्स हैं, उनका एक अपना प्लान है जिसको मिडिल ईस्ट में हम ग्रेटर इसराइल प्लान कहते हैं। सही। तो आप समझ लें कि बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे हैं। अब ये लेबनान क्यों ले गए, उसकी वजह यह है कि जो नॉर्दर्न इसराइल जो लेबनान के साथ लगता है, वहाँ हिजबुल्लाह ने भी एक महाज खोला है। तो बहुत सारे, यानी तकरीबन कई हजार, कई लाख लोग जो है वो नॉर्दर्न लेबनान से वो बेदखल होके चले गए इसराइल के। इसराइली अपने से। अब ये जो नेतन्याहू ये चाह रहा है कि हम उनको दोबारा, जो डिस्प्लेस्ड से, उनको दोबारा हम वहाँ पे ले जाएं, लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हिजबुल्लाह है। अब उनका ख्याल है कि हम अब उनको क्रश करेंगे, हम एक बफर जोन क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो डिस्प्लेस्ड से उनको वहां ले जाएंगे। अब ये जो इतना बड़ा, यानी कि एक साल होने को है, तो ओआईसी जो हमारी तंजीम है, तो वो क्या कर रही है? एक मुसलमान कंट्री है और उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक हो गया और लोगों की नस्लकशी की जा रही है। ये आपने बहुत बड़ी बात की आपने कि ओआईसी। तो ओआईसी को अगर मैं सम अप कर दूं तो सबसे खूबसूरत अगर मैं फिक्रा है तो वो फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद का है। तो उन्होंने किस तरह से इसको बयान किया है, ओआईसी को ओआईसी। तो ओआईसी एक मजाक है, मतलब कुछ भी नहीं है, अफसोस का मकाम है। आप अंदाजा लगाएं कि जो इजराइल के जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था जो जेनोसाइडल रिजीम है, यूएई ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेवर नहीं किए। सही। अच्छा, बल्कि आवाजें ये आ रही है जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमारी कोशिश है कि सऊदी अरब और इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले आए। पिछले दिनों ये बात भी चल रही थी, आपको याद होगा। और वो सलमान उसमें एग्जैक्टली मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जी कि मुझे जो है इस तरीके से मार दिया जाएगा। मुझे, हाँ, अगर उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर अनवर सादात की तरफ हो सकते मेरा भी अंजाम हो। बिल्कुल। तो ये इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि मिडिल ईस्ट जो है वो, जिसको कहते हैं ना, बारूद का ढेर है, इनरेज्ड है। जो रेजीम्स हैं वो जाहिर है कि वो पपिट्स हैं, लेकिन जो अवाम के अंदर लावा है, जिस तरह की यानी ये मैं आपको ये बड़ी मजे की बात बताऊं, बल्कि अफसोस की बात भी है
کہ یہ دنیا کا یعنی کہ دنیا کی واحد جنگ ہے، نسل کشی جو ہو رہی ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. یعنی یہ اس کو اب کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے. اس سے یعنی ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے. اور وہ تو دیکھیں نا، وہ تو لحاظ کاری نہیں رہا نا، وہ تو جو بین الاقوامی قوانین ہے ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہاسپٹلس کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے، ڈاکٹرز کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے، بچوں کو وہ خوراک جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے اگر بھائی اس کے ہوائی اوپر سے ایئر ڈراپ کے ذریعے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. تو وہ تو اسکولوں کو نہیں چھوڑ رہا، بچے جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں ان کو تباہ و برباد کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مطلب اسرائیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو امیونٹی حاصل ہے، کیونکہ جو زائنسٹ لابی ہے، جو یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے، زائنسٹ لابی جو ہے وہ یوز فارن پالیسی کو وہ چلاتے ہیں اور اسرائیل کو کیسے لے کر آئے، بالفور ڈکلیریشن، یہ پوری تاریخ ہے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب جو مغربی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کو اپنا جو بائیڈن ڈکٹیٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ نیتن یاہو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یعنی نیتن یاہو اس کے اوپر بھاری ہے. دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے نا، بالکل کہ ظاہری بات ہے کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں جا رہا اور اس پہ جو ہے ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے اور وہ فوراً پرووائڈ کرتا ہے، اسلحہ پرووائڈ کرنا ہے، آپ کو جو بھی چیز پرووائڈ کرنی ہے اس کی امداد کر رہا ہے. وہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، بالکل، مطلب بلینک چیک. اور پچھلے دنوں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ابھی جو اسرائیل کی طرف سے اب کچھ دن پہلے ہی لبنان کے اوپر جو اٹیک ہوا، اس کا واکی ٹاکی کے ذریعے اور جو پیجرز کے اوپر اٹیک کیا گیا، یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی بات ہے کہ پیجرز جو ہے وہ حزب اللہ کو ٹریپ کیا گیا. ایک کہتے ہیں نا، ایک جیسے ہمارے آف شورز کمپنیز ہیں وہاں اپنے دولت سٹیش کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، اسی طرح ایک جعلی سی انہوں نے کمپنی بنائی. اچھا، اور کس نے بنائی؟ یہ اسرائیل نے بنائی. اور پھر حزب اللہ کو ٹریپ کیا. صحیح. حزب اللہ نے وہ پیجز لیے. اچھا، جی بالکل. اور اس کے اندر جو اس کے سافٹ ویئرز ہے، جو بھی ہے اس کی پوری، ان کو ہیک کر لیا، ان کو نہیں، اس نے انسٹال کر دیے ان پیجز کے اوپر. 25,000 کے قریب بتا رہے، کوئی 5,000 بتا رہے، کوئی مطلب 25,000 مختلف نمبرز آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ڈیٹونیٹ کیا. یعنی یہ بہت پری پلان. تو پھر جو اس کے تھرو تو وہ ایک اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد جب پیجز پہ اٹیک ہوا تو وہ واکی ٹاکی پہ آ گئے. بالکل، جو لبنان کے تھے مجاہدین. بالکل. تو جب واکی ٹاکی پہ آئے تو وہ جب اٹیک ہوا تو اس کے دوران جو ہے وہ تو بیچارے جو مزدور تھے، لیبر تھی، بچے تھے، خواتین تھی، بازاروں میں تھے، وہ تو جب واکی ٹاکی پھٹے تو 600 کے قریب جو ہے وہ وہاں شہادتیں ہو گئیں اور 4,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، جس کے اندر کسی کی بینائی چلی گئی، کوئی پاؤں سے معذور، ہاتھوں سے معذور. تو وہ کیا وہ اب یہ وہ کہتے ہیں نا، مطلب ظاہر ہے کہ بم تو کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے ڈیٹونیٹ کرنا تھا، یہ خوف پھیلانا تھا. اصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی جو پوری پالیسی ہے سنس 1947، وہ انہوں نے صرف اور صرف انہوں نے ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے اپنے اوپوننٹس کو کرش کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات نہیں کرنی. آپ دیکھ لیں پوری ہسٹری، آپ دیکھ لیں 73 کی جو وار ہے، 67 کی جو وار ہے، نکبہ ہے، یہ آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، انہوں نے صرف اور صرف طاقت کا استعمال کیا ہے، کیونکہ ان کو بلینک چیک ہے امریکہ کی طرف سے. اب جو یہ واکی ٹاکی پیجز پہ اٹیک، سافٹ ویئر ہیک انسٹال کر دیے، تو یہ تو پھر بڑی مشکل نہیں ہے کہ اب جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، آج سینٹ کی کمیٹی ہے، کامل علی آغا اس کے اندر چیئرمین ہے، اور اس کے بعد شبلی فراز ہیں سینیٹر، انہوں نے یہ چیز پوائنٹ اٹھائی ہے، اس بات کو اٹھایا ہے کہ جو پاکستان کے اندر موبائل ہیں یہ یوز کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے. صحیح. تو یہ تو پھر کسی جگہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہ باتیں چل رہی ہے کہ اگر آپ نے ہر چیز کو ویپنائز کر دیا تو پھر تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موبائل آتے ہیں وہ بیسکلی چائنا اسمبلڈ ہوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اب اس کا اب دیکھیے، اسرائیل نے تو یہ کر دیا، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان مغرب کو ہوگا. اچھا، سب سے زیادہ نقصان ویسٹ کو ہوگا، کیونکہ اب لوگ ان کی طرف ہوں گی. وہ سافٹ ویئر پرچیز نہیں کریں گے، وہ اکوپمنٹ نہیں کریں گے، وہ ٹیکنالوجی نہیں پرچیز کریں گے. اب یہ آیا تھا نا کہ پہلے ایک ہنگری کی کوئی کمپنی، جعلی کمپنی، اور یہ تائیوان کے اندر یہ اپنا یہ پیجز بنے. اچھا. اور تو یہ بڑی ایک کنسپریسی تھیوریز اس کے اندر بھی بہت ساری ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ اب لوگ مغرب کی پروڈکٹس کو بہت مطلب بہت ہی زیادہ وہ
सस्पेशन होंगे वो, और उसकी तरफ वो नहीं जाएंगे, उनका नुकसान होगा ऑब्वियस है। और क्यों? क्योंकि मगरिब पूरी, यानी जो आपको वेस्ट कहते हैं, यूरोपीय यूनियन है और ये फाइव आइज है, और अमेरिका उसका बिल्कुल जो मतलब क्या अनडिस्प्यूटेड बॉस है, वो तो इजराइल के पीछे है। इजराइल के पीछे है। तो अब जाहिर है कि वो पूरी दुनिया, यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो ग्लोबल साउथ है वो पूरी की पूरी फलस्तीनियों के साथ हैं, और ये जो दुनिया के 8% 10% है वो इजराइल के साथ है। लेकिन क्योंकि उनके पास ताकत है, वो दुनिया की मईशत उनके पास कंट्रोल में है, और फिर जिस तरह वो अपने टर्म्स पे वो डिक्टेट करते हैं। और फिर हमारे जो मुस्लिम, जिसको आप OIC कहा, वो सारे पिट्टूज हैं, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उम्मीद है कि ये जो ग्लोबल साउथ है, जैसे ब्रिक्स का आप जिक्र कभी करेंगे इंशाल्लाह, तो ये जो काउंटर वेट है, ये जब ये उभरेंगे तो फिर इजराइल की ताकत कम होगी, वो उसकी बदमाशी कम होगी। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि एक तो आपने बता दिया कि जी हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर बात है कि अगर एक उन्होंने ये अटैक कर दिया है पेजेस के ऊपर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, तो जाहिर बात है कि कोई भी मुल्क जो है वो अब दुश्मन से अगर उसने इंतकाम लेना है तो ये चलता फिरता बम जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक ट्रेंड उसने सेट कर दिया है इजराइल ने। आखिरी सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि अब अमेरिका के अंदर हुकूमत चेंज होने जा रही है, इलेक्शन होने हैं नवंबर के अंदर, तो क्या बाइडन अगर नहीं होंगे तो ये ट्रंप आएंगे या कमला हारिस आएंगी, तो वो कोई तब्दीली फिर देख रहे हैं कि वो फिर इजराइल को कंट्रोल कर सकेंगे? इजराइल को वो कभी कंट्रोल नहीं करेंगे, इजराइल उनको कंट्रोल करता है। कमला हैरिस की तो मेरे ख्याल पॉलिसी में नहीं शामिल, ट्रंप जो है वो कह रहा है कि कोई भी आए इजराइल के लिए ब्लैंक चेक है, वो कुछ भी करे, यानी कि उसको खुली छूट है, कुछ भी करे। इस वक्त यानी टनों के हिसाब से वो उन्होंने गजा के ऊपर बमबारी की, और बम कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं। और फिर अभी जो अमेरिकी 40,000 के करीब जो है वो फौजी उसने भेजा है, तैनात किए। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, तो आप देख लें कि जो होतीज हैं, होतीज ने कितना टफ टाइम दिया है। आज जो जंग की हैयत चेंज हो गई है, आप यूक्रेन को देख लें, यूक्रेन के अंदर भी जो प्रॉक्सी जंग शुरू की रशिया के खिलाफ, मगरिब को शिकस्त हो रही है। यही होगा, अब ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अपने पीक पे है, अब उनका डाउनफॉल होगा, तो जाहिर है कि फिर नए सेंटर ऑफ पावर्स उभरेंगे, और उसके बाद हम देख लेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी ताकत कम होती जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि इस 21st सेंचुरी के अंदर इतनी बड़ी कत्ल गारत गरी हो रही है, और हम लोग कुछ नहीं कर खामोश हैं, बिल्कुल कोई मुसलमान आगे नहीं आ रहा है, कोई जिहाद, कोई कुछ भी नहीं, सब के सब मतलब अपने मफादात को देख रहे हैं। तो होपफुली हम दुआ करते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। हो सकता है कि खुदा ना करे कि ये बारूद का ढेर है और ये आलमी जंग में चेंज हो जाए और एटमिक जंग छिड़ जाए, जिसको आर्मेगेडोन कहते हैं, तो फिर तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस ये होप। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, अभी इसके अंदर बहुत सारे जो है ना हर 2-3 दिन के बाद एक वीडियो आपके साथ करेंगे। नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी काविशों की वजह से जो है हम बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अगर आपको कोई वीडियो इससे हटकर आपको जिसकी डिमांड आप करना चाह रहे हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, उसका आप कमेंट में इजहार कर सकते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय का जो है वो एहतराम करें और उसका ख्याल रखते हुए हम नई वीडियो या उसके मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक जो है वो बनाने की कोशिश करें।